चलिए, तो अब की बार कमाई छप्पर फाड़। जी हाँ, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज वाकई हम मुनाफे के आइडियाज़ की झड़ी लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दिन जहां पर आप बाज़ार में ख़रीदारी करके या अगर अपने मुनाफे को बांधना चाहते हैं, भले ही वो रणनीति हो, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मुनाफे की दिशा की ओर आप बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होने वाला है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रत्नेश गोयल, सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट, अरिहंत कैपिटल। रत्नेश, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो वाकई छप्पर फाड़ कमाई का इंतज़ार है हमारे दर्शकों को, और ये सवाल जो है कल के मद्देनज़र ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आप जो शो में हैं हमें ख़ास बाय कॉल्स देने वाले हैं, जो हो सकता है कल ही पूरे हो जाएं, या अगर आप कोई लंबा टारगेट देना चाहते हैं जिसमें कोई निवेश का नज़रिया भी बनता है तो वो भी आप दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बाज़ार के टेक्निकल ओवरव्यू मैं आपसे चाहती हूँ, जहाँ पर कमोबेश कल के लिहाज से या अगले कुछ दिनों के लिहाज से बाज़ार घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग कविता। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डेफिनेटली अगर पहले बाजार की बात करें तो आज काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा एग्जिट पोल के बारे में थोड़ा सा अनुमान इसका ही था। कल के चुनाव के नतीजे अब कल मेजर मूवमेंट और हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक रिजल्ट जो एक्चुअल जो रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग अब बाजार का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजार में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स पे जो कि हमारा कंटिन्यू व्यू था वो बिल्कुल उस पर बरकरार रहना चाहिए। जो अगर मैं लेवल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े लेवल देखूं मैं तो यहाँ से 23,000 और 22,800 22,500 ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे कभी भी कुछ भी डिप अगर हमको मिलता है एक नतीजों के बाद में या आने वाले दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं हमको जो कंसोलिडेशन या एक जो टारगेट फिलहाल देखने को मिलेगा वो 23,800 से 24,500 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां तक क्या है, एक बार वहां तक के लिए जरूर हमको एक तेजी की का धारणा बना के काम करना चाहिए, और पूरी तरह से जो भी बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे बिल्कुल इसमें बरकरार रहना चाहिए। बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बहुत सारी बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो अब आने वाले कुछ पलों में हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसे में आज जो आप हमारे टिप्स लेकर आए हैं वो केवल एक ही दिन की रणनीति के लिहाज से है, या अगर आप निवेश करना चाहें तब भी कर सकते हैं। क्या व्यू रहने वाला है आपका, क्योंकि हम तो लोगों को छप्पर फाड़ कमाई करके देना चाहते हैं। अब ऐसे में आपकी पिक्स जो हैं वो कितने समय के अनुसार आपने निकाली हैं? कई तरह देखिए, अगर छप्पर फाड़ कमाई करना है तो वो तो एक दिन में थोड़ी सी मुश्किल है, पर हाँ अगर थोड़ा सा नजरे रखेंगे 2-3 दिन का या एक हफ्ते या 10 दिन का, तो बिल्कुल उसमें कमाई हो सकती है। क्योंकि आज के दिन में हमने काफी बड़ी तेजी देख चुके, तो 2-4 दिन कंसोलिडेशन के रह सकते हैं। तो जो मेरे पीक रहेंगे वो आप 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिहाज से भी रख सकते हैं। तो उनमें जरूर जिस तरह का आपका जो स्लोगन है छप्पर फाड़ के कमाई, उसको पूरी तरह से हमारे दर्शकों निवेशकों के लिए वो करके देगा। ऑलराइट, तो चलिए मेरे ख्याल से इसका सिलसिला शुरू कर दें, क्योंकि दर्शकों को आपके रिकमेंडेशंस का ही इंतज़ार है। पीएससी एक ऐसी थीम बनती हुई दिखाई दे रही है रत्नेश, जिसके चलते हमने न सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा है, बल्कि भले ही हम 100 दिन के एजेंडों की बात करें, ये सब बातें तब हो रही है अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही हम चुनाव नतीजे आते हुए देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की थीम हो गई, पीएससी की थीम हो गई, ये कुछ थीम्स है जो हम बाजार में चलती हुई भी देख रहे हैं। पीएसयू बैंकों की भी खास यहाँ पे चर्चा करना ज़रूरी होगा। तो क्यों ना रिकमेंडेशंस में से ऐसे ही कुछ थीम्स के नाम अगर आपके पास हैं तो वो आप रेकमेंड करें, या शुरुआत उससे करें। बिल्कुल, मेरे पास जो पहले तो एक रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा, तो जैसा आपने पहले ज़िक्र करा जो पीएसयूज़ बैंक है, तो उसमें जो सबसे आउट परफ़ॉर्म करने वाला मुझे ऐसा लगता है जो स्टॉक रहेगा या जिसको हम घोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि वो तेज़ गति से दौड़ने वाला है। आज भी दौड़ा और आगे भी हमको दिखाई दे सकता है, वो है एसबीआई। एसबीआई मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे ₹870 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करी जा सकती है। जो टारगेट बन सकते हैं वो ₹960 के बन सकते हैं। ये जो मैंने दिया है आपको एक एक 1 हफ्ते या 10 दिन के नज़रिए से कॉल दिया है, पर अगर किसी को लंबे नज़रिए से कॉल लेना है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ₹800 की स्टॉप लॉस बना के बिल्कुल इसमें खरीदारी करें। कुछ भी टिप आता है वहाँ पे भी खरीदारी करें, तो ये बहुत ही जल्द हमको 4 फिगर में हमको दिखाई देगा ये एसबीआई। तो इसमें ज़रूर एक निवेश के या ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे हिसाब से एक इसमें रहा जा सकता है। इसके साथ में ही अगर और पीएसयूज़ बैंक में मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा-सा स्मॉल पीएसयू बैंक है, तो उसके अंदर हम एक सेंट्रल बैंक को भी ऐड करा जा सकता है। कि सेंट्रल बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद में
काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है और ये जो छोटी सी पीएसयूज़ बैंक है, इनमें जो मोदी जी का तीसरा टर्म आने वाला है, इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बड़े कदम उठाए जाएँगे सरकार के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम और अच्छी कमाई इसमें दे दी जा सकती है। तो सेंट्रल बैंक में भी मेरे यहाँ पे एक निवेश के लिहाज से एक आइडिया रहेगा जो कि यहाँ पे ₹60 के स्टॉप लॉस लगा के करा जा सकता है काम। ऊपर में जो टारगेट मुझे दिखाई देते हैं सेंट्रल बैंक में वो कम से कम अगर थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म का नज़रिया रखेंगे तो ₹90 से ₹95 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकों की अगर हम बात करें तो रत्नेश की यहाँ पर पिक्स है, एक तो एसबीआई है और सेंट्रल बैंक है। और रत्नेश, ये जो है 7 से 10 दिन का नज़रिया आप बता रहे हैं? बिल्कुल कविता, मैंने 2 टारगेट दिए, 7 से 10 दिन वाले भी टारगेट हाँ। दिए और 1 महीने 2 महीने के हिसाब से भी टारगेट दिए। तो जिस तरह से हमारे जो भी हमारे दर्शक है, जो जिस तरह का जो रुचि रखते हैं, वो उस हिसाब से उसको कॉल को ले सकते हैं। तो रत्नेश, एसबीआई में पहला टारगेट कौन सा है आपका? पहला जो अगर टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाएगा तो ₹960 का पहला टारगेट आएगा। चलिए, और ये 870 के स्टॉप लॉस के साथ, उसके बाद अगर थोड़ा सा 2 महीने तक का व्यू हो किसी का तो? तो बिल्कुल, जैसा मैंने कहा हर टिप पे बाय करें, ₹800 तक इसमें का ओके। मुझे नहीं लगता है कि ₹800 के नीचे जाएगा, तो ₹800 के स्टॉप लॉस से हम बाय करें। बहुत ही जल्दी हमको 4 फिगर में ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। 4 फिगर, चलिए, यानी 1000 या उसके ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं एसबीआई, अगर आपके पास 2 महीने तक का व्यू है। सेंट्रल बैंक आपने कहा, सेंट्रल बैंक में स्टॉप लॉस 60 का लगाना होगा, टारगेट यहाँ पे 90 का बता रहे हैं, लेकिन ये भी पहला टारगेट है। उसके बाद कोई अगर लंबा होल्ड करना चाहे तो रत्नेश कितना कमा पाएंगे? बिल्कुल, अगर और थोड़ा-सा कोई लंबा होल्ड करना चाहेगा, तो एक्चुअली जो स्मॉल्स बैंक के थोड़ी धीरे-धीरे मोमेंटम देता है, तो इसमें थोड़ा-सा मिड टर्म ₹90 आने में थोड़ा-सा मिड टर्म तो लगेगा। पर हाँ, अगर ₹90 के बाद में कोई रिवाइज़ करके अपने होल्डिंग को रखेगा या हमसे 89 पे वापस से पूछ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है ₹115 तक के टारगेट वापस आ सकते हैं। चलिए, तो बैंकिंग स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एसबीआई और सेंट्रल बैंक रत्नेश की पिक है। रत्नेश, अगला कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक चुना है आपने? मुझे ऐसा लगता है अब इसके बाद में हमको रियल्टी इनमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर जो मेरा फ़ेवरेट पिक रहेगा वो डीएलएफ रहेगा। डीएलएफ में मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्ज़िट पोल और नतीजों के पहले करेक्शन हो चुका है, तो अब ये वापस से नई तेज़ी के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से रखना है तो पहले उसके लिए मैं लेवल बता देता हूँ। तो जो पहले ट्रेडिंग के लिहाज से रहेगा वो 850 के स्टॉप लॉस से ₹920 का टारगेट इसमें डीएलएफ में यहाँ पे रख सकते हैं। और किसी को थोड़ा-सा लंबे नज़रिए से रखना है तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा अगर कोई थोड़ा-सा निवेश के लिहाज से रखना चाहेगा तो यहाँ पे ₹770 का स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये बहुत ही जल्दी आपने जो अभी जो रिसेंट में इसने हाई बनाया था अपने ₹950 उसके ऊपर निकल के ₹1000 तक के टारगेट देखने को मिल जाएँगे। क्षेत्र में मेरे ख्याल से एक रिवाइवल तो हम काफ़ी लंबे समय से होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी इस खास कंपनी को चुनने के पीछे ऑब्वियसली टेक्निकल चार्ट्स पर आपने ये फैसला लिया है, बट उसके अलावा भी नियर टर्म आउटलुक यहाँ पर इसका इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों लग रहा है आपको? अगर दूसरी चीज़ हम बात करें, आप देखें किस तरह की डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड रियल एस्टेट में हमको देखने को मिल रही है। आजकल हर कोई मतलब एक इंडिविजुअल अपना मकान किराए के कंपैरिज़न में लेना चाहता है और काफ़ी एक लग्ज़रीज़ जो उसके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट आ रहा है कि लग्ज़री अपार्टमेंट में जाना चाहता है। हर कोई थोड़ा-सा एक जिनकी साइज़ अब इनकी एक्चुअली अब आप देखेंगे जिस तरह से रियल एस्टेट के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी जो बुक्स है वो भी उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में और अब आगे आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी अब वापस से कम हो सकते हैं इन थर्ड टर्म में मोदी जी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी एक अच्छी डिमांड हमको देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में रत्नेश गोयल की जो प्रेफरेंस है वो डीएलएफ है, और इसके लिए वो आपको बता रहे हैं 850 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको दे रहे हैं 920 का। चलिए, कोई रेलवे या डिफेंस टाइप की थीम जहां पर आपका फोकस हो? बिल्कुल, रेलवे डिफेंस में काफ़ी कुछ चल चुका है पर उसमें अभी भी कुछ ऐसा लगता है जो एक स्टॉक मुझे ऐसा लगता है जो अभी भी थोड़ा-सा अनटच है, तो उसमें भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद में अब इसमें एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। भारत फोर्ज ने अभी रिसेंट में जो कमेंट्री दी थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी कमेंट्री थी। कंपनी में बड़ा एक हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसकी काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है जो कि अभी तक पूरी तेज़ी में इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
तो ये निवेश के लिहाज से भी बड़ा एक पैसा देके जा सकता है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेके जा सकता है। तो अगर किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से करना है तो यहाँ पे 1550 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1700 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आएंगे। और किसी को निवेश के लिहाज से करना है तो उनको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 1450 का। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 2000 रुपए तक के टारगेट आ जाएंगे। ये तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1550 का, टारगेट यहाँ पे 1700। लंबा थोड़ा सा करना चाहते हैं तो 1450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और उसके बाद जो है आप निवेश का नज़रिया भी इस पर बनाकर रख सकते हैं। रत्नेश, ये तो वो थीम्स हुई जो आपने चुनी हुई थी, लेकिन आज के सत्र में अगर हम देखें तो अडानी कंपनियों का बहुत बोलबाला रहा है और ज़ोरदार तेज़ी के साथ कारोबार हुआ है तमाम कंपनियों में। आपकी कोई प्रिफर्ड पॉकेट इन ग्रुप ऑफ कंपनी में, भले ही हम पावर की बात करें या अडानी ग्रीन की बात करें, कहां पर फिलहाल इन लेवल्स पे खरीदारी की गुंजाइश बनती है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अडानी पोर्ट में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है और और इस स्टॉक्स ने बिल्कुल भी, जब अडानी का थोड़ा सा जो सीन हुआ था उसके बाद में बहुत ज्यादा अच्छा इसने बहुत जल्दी से तेजी से रिकवर करा है। तो मुझे ऐसा लगता है अडानी पोर्ट में बिल्कुल ये इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे 1430 रुपए के एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो 1700 फिर 2000 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद में फिर अडानी इंटरप्राइजेस में आप देखें काफी एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, पर अब मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई रेजिंग फंड की कहीं ना कहीं बात निकली थी एग्जिट पोल के पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बिल्कुल एक तेजी करी जानी चाहिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिड टर्म का लिहाज से नजरिया रखेगा तो 3350 का स्टॉप लॉस लगेगा। मुझे ऐसा लगता है अब यही जो स्टॉक बचा है अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाने के लिए तैयार है, तो ये 4050 4041 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो एक बार हम फिर से ज़रा वो तमाम रिकमेंडेशंस बता देते हैं जो रत्नेश ने दर्शकों को सुझाई है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरह की रिकमेंडेशन दी गई है, एक तो एक हफ्ते के आसपास की, और उसके बाद अगर आप लंबा भी रुकना चाहते हैं तब भी इन कंपनियों में आपको रुक लेना होगा। बस सलाह आपको चाहिए तो वापस हमसे ले लीजिएगा। एक बार फिर से तमाम जो टारगेट्स हैं हम यहाँ पर फ्लैश करते हैं। SBI देखिए, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है 870 की, और पहला आपका टारगेट होगा 960 का। कोई अगर लंबा भी रुकना चाहता है तो 1000 या उसके ऊपर तक के टारगेट्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम ये तमाम कॉल्स और रिकमेंडेशंस जो रत्नेश ने दी है। ये DLF आपकी स्क्रीन पे पहले फ्लैश हो रहा है, जहां पे 850 का स्टॉप लॉस ये बता रहे हैं, और साथ ही टारगेट आपको दे रहे हैं 920 का। उसके बाद SBI 870 का स्टॉप लॉस, 960 तक का टारगेट बताया जा रहा है। और उसके बाद भारत फौज भी रत्नेश के रडार पे है, जहाँ पे 1550 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको 1700 का दिखाई दे रहा है। तो 1000 के ऊपर तक भी अगर आपके पास समय है तो आप निवेश का अगर नज़रिया बनाएं तो स्टॉक को जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि PSU में भी हमने एक रिकमेंडेशन मांगी थी, जहां पर सेंट्रल बैंक एक और चॉइस उभर कर आ रही है रत्नेश की तरफ से, और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 60 का, टारगेट होगा यहाँ पर 90 का। और रत्नेश, इसके अलावा आज के दम पर क्योंकि हमने कुछ ऑटो नंबर्स भी आते हुए देखे हैं जहाँ पर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा सा पुल बैक हमें मेके आंकड़ों में आते हुए मिला है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आपकी कोई पिक ऑटो या ऑटो एंसिलरी स्पेस पे जहां पे फोकस किया जा सकता है? अगर ऑटो स्टॉक्स में देखें तो हालांकि हमको ऑलरेडी इनमें काफी अच्छा मोमेंटम पहले ही हमको देखने को मिल चुका है कि काफी लंबे टाइम से हमको तेजी देखने को मिल रही है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें जिन स्टॉक्स में अभी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं तेजी अभी भी बन सकती है, एक तो उसमें पहला मेरा प्रीफर पिक रहेगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में आप देखें कहीं पे भी किसी भी तरह की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे निवेश के लिहाज से जरूर इसमें काम करा जा सकता है। यहाँ पे जो निवेश के लिहाज से जो स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह रहेगी वो थोड़ा सा यहाँ पे एक 3650 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमको 4600 के टारगेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। स्कॉच रेकमेंड किया जा रहा है, और स्टॉप लॉस 3650 का और 4600 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा रत्नेश, साथ ही मॉनसून थीम को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है? ये तो अभी तूल पकड़ना बस शुरू ही हुआ है। तो बताइएगा, एग्री और एग्रीटेक कंपनी, फर्टिलाइज़र कंपनी जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ मौके हैं, कुछ इस तरह की केमिकल कंपनी जहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि हमको काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो उसमें से एक मेरा जो बेस्ट पिक रहेगा वो आरसीएफ रहेगा। आरसीएफ आप देखेंगे अपने पूरे इस कंसोलिडेशन में या पूरी इस गिरावट में अपने पूरे की एवरेज के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अब इनमें कहीं न कहीं तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फ़ेवर में बैठता है। यहाँ पे 147 का करीब एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे तेज़ी करी जा सकती है, जो कि हमको यहाँ पे 180 के टारगेट देखने को मिल जाएँगे। 80 तक के टारगेट्स और 147 का स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं। मॉनसून की थीम पे अगर आपको कुछ प्ले करना है तो आरसीएफ है आज रत्नेश की पसंद। रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दमदार और छप्पर फाड़ कमाई के ये मौके दिए हैं जहां पर आपकी भले ही नियर टर्म कॉल्स हो और साथ ही अगर आप मॉनसून की थीम को भी प्ले करना चाहते हैं, निवेश का भी अगर आपका नज़रिया है तो ये हैं वो पिक्स जहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह दी जा सकती है। धन्यवाद आपका रत्नेश। राइट, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में रत्नेश ने एस्कॉर्ट्स का जिक्र किया था जहां पर स्टॉप लॉस 3650 और टारगेट 4600। और इसके अलावा अगर आप मॉनसून थीम के लिए नियर टर्म नज़रिया या पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो आरसीएफ 147 का स्टॉप लॉस और 180 का टारगेट जो है वो बताया जा रहा है रत्नेश की तरफ से। हम ब्रेक पर जाने से पहले भी तमाम कॉल्स एक बार फ्लैश कर देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि हमने स्टॉक स्पेसिफिक बातें तो कर ली है, लेकिन 5 साल के लिए कोई थीम अगर आपको पकड़नी है सेक्टर के लिहाज से और उससे जुड़ा कोई म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है पोर्टफोलियो में, तो वो कौन सा होना चाहिए? 5 साल का कोई लकटकिया पोर्टफोलियो बनाना है सेक्टर स्पेसिफिक, तो इस पर बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और जैसे कि हम आपकी छप्पर फाड़ कमाई करवा रहे हैं, ब्रेक पर गए उससे पहले हमने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर बात कर ली है क्योंकि देखिए जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आप केवल म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करते हैं, तमाम तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिसमें स्टॉक्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी आता है और तमाम तरह के दूसरे निवेश के विकल्प भी आते हैं। तो इसीलिए निवेश के लिहाज से हमने स्टॉक्स पे बात तो कर ही ली है, जो कि हम बहुत ज़्यादा इस शो पे करते नहीं हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड पे हमारा फोकस रहता है और इसीलिए अब 5 साल के लिए कोई थीम पोर्टफोलियो में डालनी हो, वैसे तो नज़रिया अगर लंबा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह का माहौल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सेक्टर्स पर क्योंकि बहुत तवज्जो होने वाला है, तो किस तरह के सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, कहाँ पर ग्रोथ की गाड़ी किस सेक्टर में आगे बढ़ेगी, इस पर बात करते हैं। पंकज मटपाल MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश में। और ये चर्चा हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के बहुत करीब हम चुनाव नतीजे आते हुए देखेंगे और अगर ऐसा होता है पंकज जी तो भले ही जितनी भी इकॉनमी फेसिंग कंपनियां हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता हुआ हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारे जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं को और आगे बढ़ाने को लेकर, उन्हीं को और विकास करने को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बातचीत हो सकती है, भले ही वो बजट जैसा मेन इवेंट हो, 100 दिन के एजेंडा जो पहले आ जाएगा वो हो। अमूमन ये भी कहा जा रहा है कि जो 100 दिन का एजेंडा है उसी का ही एक विस्तार हम बजट में भी आता हुआ देखेंगे, तो बहुत सारी बातें, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि घरेलू इकॉनमी फेसिंग ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो पंकज जी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में अगर किसी को देनी हो, यूजुअली तो हम कहते हैं कि आप बेस पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसके बाद आपको अगर अपग्रेड करना है, डाइवर्सिफाई करना है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक कर सकते हैं और इसीलिए न्यूज़ फ्लो पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके फिलहाल रडार पर रह सकते हैं निवेश के लिहाज से? पंकज जी। कविता जी नमस्कार। जैसा आपने कहा कि किसी भी निवेशक को पहली बात तो यह अपने गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं करते बल्कि हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, चाहे वो सेक्टर फंड हो, चाहे वो थीमेटिक फंड्स हो या फिर आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स हो। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, वहां पर डाइवर्सिफाइड फंड्स होंगे, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है कि जो मौका है और जैसा आपने कहा कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इन लाइन विद द एग्जिट पोल, अगर ऐसा होता है एग्जिट पोल के हिसाब से ही रिजल्ट होते हैं तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
वो कंटिन्यू होंगी। गवर्नमेंट का ध्यान जिन क्षेत्रों में है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन क्षेत्र में और भी आगे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में अगर हम बात करें या हम पिछले 5 सालों की भी बात करें एनडीए गवर्नमेंट की, तो जहां जहां पर हमने देखा कि गवर्नमेंट का फोकस था और वहां से फायदा हुआ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी उन सेक्टर्स में और थीम में इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। कविता, मैं आपको बताऊंगा लास्ट 1 ईयर की अगर बात करूं मैं, क्योंकि इस बीच में 5 साल की बात करें तो कोविड भी आया और थोड़ा सा समय खराब भी हुआ, और कोविड के बाद में खैर स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छी तेजी दिखाई भी। लेकिन आप लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो पीएसयू थीम ने लगभग 100% का रिटर्न दिया। उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न एज पर यस्टरडे, मतलब फ्राइडे की एनएवी के हिसाब से, आज तो और भी बढ़ जाएगा, 95% इन 1 ईयर। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं म्यूचुअल फंड्स में जहां पर बहुत पोटेंशियल है। तो हम थीम की बात करें 5 साल के हिसाब से तो पीएसयू आज भी एक अच्छा लगता है जहां पर अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस थीम बहुत अच्छी है। एचडीएफसी डिफेंस फंड आया था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न बताऊं तो 60% रिटर्न डिलीवर किया है स्कीम ने, और आगे भी काफी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत ही अच्छी, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। गवर्नमेंट का जो फोकस है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और काफी इंसेंटिव्स हैं। पीएलआई स्कीम की हम बात करें या फेस्ड मैनर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम एक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो इस तरह के पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, इस तरह की थीम में यदि आप थोड़ा एलोकेशन करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले आपको और भी बेहतर रिटर्न यहां पर मिल सकते हैं। पंकज जी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, पीएसयू जैसी कुछ थीम्स हैं जो आपने हाईलाइट की हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन आप चाहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपके बाकी के जो फंड्स हैं जहाँ पर आपको तमाम तरह के मार्केट कैप्स का एक्सपोजर मिलता है, भले ही वो लार्ज कैप कहें, हम मिड कैप भी कह सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसी थीम में भी तो फिर यही इकॉनमी फेसिंग कंपनियाँ होंगी। तो हम कैसे इस बात को ध्यान में रखें कि जिन फंड्स में ऑलरेडी हम निवेशित हैं, मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप ही है, फंड मैनेजर्स तो वही तरह के कॉल लेना चाहेंगे ना जहां पर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, जहां पर ज़्यादा इकॉनमी फेसिंग न्यूज़ हो, जहां पर ज़्यादा डेवलपमेंट वाली न्यूज़ हो। तो उस तरह के फंड्स और एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो कि कंसोलिडेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड आपको एक्सपोजर देता है, क्या फ़र्क रह जाएगा? देखिए, फ़र्क ये है कि एज पर मैंडेट एक डाइवर्सिफाइड फंड में एक स्टॉक में 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं हो सकता। तो अब मान लीजिए किसी स्टॉक में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि एज पर रेगुलेशन आप कोई भी फंड मैनेजर मतलब 10% से अधिक वेटेज नहीं रख सकता है एक डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर। लेकिन जब वो सेक्टर फंड होता है तो उसके अंदर एलोकेशन जो है वो ज्यादा हो सकता है, जितना उस इंडेक्स में है उतना तक भी हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी थीम में या किसी सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल है और आप उस थीम में जाते हैं, तो इसका मतलब एक्सपोजर आपको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा वेटेज है उस तरह के सेक्टर्स का या उन स्टॉक्स का जिसका फायदा आपको मिलता है। देखिए, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि म्यूचुअल फंड में और एक स्टॉक में है। किसी किसी स्टॉक में आप देखेंगे कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं जबकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड में कम है। तो रिस्क और रिटर्न दोनों की बात है, रिस्क भी बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया कि पीएसयू फंड ने 1 साल में पैसा लगभग डबल किया, या डिफेंस फंड ने 60% इन लास्ट 6 मंथ। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर में जो स्टॉक थे, हम डिफेंस स्टॉक की बात करें या पीएसयू स्टॉक्स की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग थीम की हम बात करें, तो उन स्टॉक्स में ज्यादा पोटेंशियल था कंपेयर टू ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट। तो ये फायदा होता है। तो रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न का भी यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि निवेशकों को लंबे समय के लिए डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड फंड में रहना चाहिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का आप यदि 15-20% एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं, इस हिसाब से कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि 5 साल की गवर्नमेंट जब बनती है तो 5 साल का टेन्योर है, तो 5 साल के टर्म में तो आप मतलब ये सोच के चलें कि यदि एनडीए गवर्नमेंट आती है, उनकी किस तरह की पॉलिसीज हैं, उसका फायदा आपको किस तरह मिल सकता है। तो इसलिए मैंने इन थीम्स की बात की कि इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो जो आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उसके मुकाबले बेहतर रिटर्न्स आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ फंड्स का भी हम नाम ले लेते हैं अभी, और उसके बाद चर्चा को समेटते हैं, क्योंकि दर्शकों के सवालों के जवाब देने का भी समय हो चुका है। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए यदि आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो बेस्ट थीम है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो तो है ही। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आपको पीएसयू थीम, डिफेंस थीम, वो सब भी इसमें मिल जाती हैं जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, इन दो को आप कंसिडर कर सकते हैं। डिफेंस में आपके पास चॉइस लिमिटेड है, एचडीएफसी डिफेंस फंड इकलौता फंड है इस थीम में, उससे आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और वहां पे सिर्फ एसआईपी हो सकती है, लमसम फिलहाल नहीं हो रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड, ये पीएसयू थीम पर आधारित फंड्स हैं। और एक फंड है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, इस फंड को जरूर देखिए, बहुत अच्छी थीम है। और साथ ही टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, ये भी एक अच्छी थीम है। इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम सेक्टोरल रिकमेंडेशंस फंड्स के लिहाज से जो अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें, लेकिन हाँ, उससे पहले बस ध्यान इतना रखें कि आपका जो बेस पोर्टफोलियो हो वो पूरी तरह से आपने बना रखा हो मजबूती से, और डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए आप इस तरह का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों पर फोकस करेंगे। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और इस बीच अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए झटपट, और साथ ही यूट्यूब पे भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद।